Namaskar, my name is Vinay Kumar and I welcome you all in my first lecture of Constitutional Development in India, B Honors first semester. And this is the first day, uh, so I'm very glad, also excited to interact with you people. Well, the topic to be discussed in this session, that is the Government of India Act 1858. तो क्या 1858 का एक्ट था? अगर हम अ, भारत सरकार की बात करें, the Government of India Act 1858. Well, I'll be discussing about the topic a bit later. First of all, I request you to please give me an opportunity, okay, to brief the whole thing in itself. ठीक है, जैसे कि I do always, whenever I bring new topic, whenever there is new concept, what I do, I just make it very much simple for you people so that concept could be clear for you people. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजों को रटने की कोशिश ना करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता भी हूँ। और जो टॉपिक है, जो भी कोई नया टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले उसके बारे में एक बेसिक जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उसका सार है। तो इससे क्या होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है कि जो टॉपिक है वो बहुत इजी हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके समझने के लिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट लाइज अहेड, व्हाट इज ऑल अबाउट, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो सबसे पहली बात ये है कि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, पे अटेंशन टू दोस कंटेंट्स व्हिच आर बीइंग शेयर्ड बाय मी, ओके। एंड इफ यू थिंक दैट you want to make note of any important contents, you can do that, so there is no problem at all, or please listen to me carefully. So सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ये बेसिकली क्यों आया, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप कुछ मिस करते हैं तो फिर आगे की चीज आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, तो उससे फिर एक गैप आता है और फिर पूरा जो द एंटायर थिंग्स गेट्स डेटोरेटेड। आई गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 आया था, वो आया था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद। 1857 का जो रिवोल्ट था, जो भारतीय इतिहास में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा, उसके बाद आया था। यानी कि 1858 की बात कर रहे हैं, वो जो हम रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, उसकी जो डेट थी वो 1857 थी, और बड़ा फेमस है। आप उसको जब मैं बात करता हूँ उसको, कहीं ना कहीं आप उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे या सुना होगा इसके बारे में थोड़ा सा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हालांकि अगर मैं इस एक्ट की बात करूं, बिफोर आई प्रोसीड या आई स्टार्ट एलिब्रेटिंग द थिंग्स फॉर यू पीपल, वी आर सपोज टू नो बिट अबाउट द 1857 रिवोल्ट। ओके, उससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा ब्रीफ आपको और कर दूं कि जो कंपनी थी उसकी तानाशाही बहुत बढ़ गई थी, उसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे, आपको पता ही है कुछ इस तरीके से, जो इंडियंस वर नॉट कंफर्टेबल विद दोस रूल्स एंड रेगुलेशन, विद पॉलिसीज एंड ऑल। ठीक है, और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, ब्रिटिश शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो उन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि इस तरीके से इंडिया में या भारत में लोग एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। एक्सपेक्टेड भी नहीं था, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल कि ऐसा उनके खिलाफ किया जाएगा, एक रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 1857 जो क्रांति थी, ये विफल रही, ये एक असफल क्रांति थी। इसमें भारतीयों को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि ये जो लड़ा गया था पहला स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के लिए लड़ा गया था, तो जो इंडिया को आजादी प्राप्त नहीं हो पाई थी, ये भी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। उसके कुछ रीजन थे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट बेसिकली ये जो 1858 या 1858 का जो एक्ट था, इस जब ये आया तो जो हमारा भारत है उसमें, इंडिया में जो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ब्रिटिश की, उसका शासन खत्म हो गया। अब जो चीजें थी डायरेक्ट किसके अंडर में चलेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में चलेगी। उनकी उनकी गवर्नेंस, या कह लीजिएगा उनका सीधा सीधा कंपनी के डिसॉल्व होने के बाद सीधा शासन कंपनी के हाथ में चला गया, ब्रिटेन के पास। अब कोई मीडिएटर नहीं था, अगर मैं कहूँ, सीधा वो शासन करने लगे भारत पे। और एक चीज और हुई, जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहने लगा। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं विच वी नीड टू गो थ्रू।
तो थोड़ा धीरे-धीरे चलेंगे, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, कुछ पास्ट की बात करता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि सेशन लेंथी ना हो, क्योंकि चीजें क्या होता है, जब सेशन जो है, लेक्चर जो है बिकम्स लेंथी, तो क्या होता है, जो इंटरेस्ट है थोड़ा, इट कम्स डाउन। सो मैंने कोशिश की है, ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और इन अ वेरी सिंपल वर्ड आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एंटायर थिंग फॉर यू पीपल. So the Government of Indian Act 1858 was a British law that transferred the control of India from the East India Company to the British Crown following the Indian Rebellion of 1857. तो वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रेबल हुआ था, उसके तत्पश्चात या उसके बाद ये एक्ट आया. और अब हुआ क्या कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसके शासन का अंत हुआ और सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में या उनके शासन में चली गई. वो रूल करने लगे डायरेक्ट. It established the office of the Secretary of the State for India, created a 15-member Indian Council to assist the Secretary, and appointed the Governor General as the Viceroy of India. This act centralized administrative control and marked the beginning of direct British rule over India. As I was discussing with you people, ये जो एक्ट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी ब्रिटिश शासकों को कि वो जो ब्रिटिश थे अब डायरेक्ट रूल करने लगे इंडिया के ऊपर. ठीक है. अब इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, ये एक्ट, इसके फीचर्स क्या हैं, क्यों आया, ये क्या कारण है. हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया. हालांकि 1858 की जब हम बात करते हैं, तो सीधी सी बात मैंने बताई कि जैसे कि ये एक्ट जो आया था 1857 की क्रांति या रिवोल्ट के बाद आया था, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, या मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को जान लें थोड़ा सा. 1857 की जो क्रांति या रिवोल्ट था, क्योंकि अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको अच्छी तरह से आपको याद है, आपने उसको पढ़ा है, तो फिर ये एक्ट बहुत इजी, यानी वो इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं आपके लिए, अगर आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में जानकारी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. जैसे कि क्या होता है कि whenever I you know start any lecture, तो first of all I try to I would say bridge the gap between your previous knowledge and the current knowledge. This is the right or correct way of teaching, I think, which is based on psychological principles. तो अगर आपको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान आप रखते हैं 1857 क्रांति के बारे में, तो 1858 क्रांति को कनेक्ट करना, ये दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना, इस कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ये मैं आपको कहना चाहता हूँ. तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, हालांकि मैं थोड़ा सा और पहले जाना चाहूंगा कि जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा जब वो 1498 में, 1498, 1498, 1498 या 1498 को केरल के कालीकट में पहुंचा था. वो फर्स्ट यूरोपियन था, फर्स्ट यूरोपियन था, हालांकि पुर्तगाली था. ही वॉज फ्रॉम पुर्तगाल. पोर्तुगीज लैंग्वेज यूज होती है वहां पे, आपको पता होगा. थोड़ी जीके भी आप अपनी एनहेंस कीजिए. तो उसने व्यापार किया और यहाँ भारत से बहुत सारे मसाले लेकर वो ले गया, उसको कई गुना दामों में उसने उसको वहां पर जाके सेल किया. और ये जो भारतीय मसालों की जो महक थी, ऐसा बोला जाता है, उसने पूरे यूरोप में फैलाई. और उसने फिर लंदन को भी लालच दिया ब्रिटिशों को कि वो इंडिया में आकर व्यापार करे. हालांकि मैं फिर कहूंगा कि जो ब्रिटिश थे, वो उनकी जो मंशा थी, वो तो व्यापार की दृष्टि से भारत में आए थे. बाद में उनकी राजनीतिक, यू नो अगर मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात करूं, बाद में उन्होंने फिर अपना साम्राज्य विकसित किया और उसको उसका विस्तार किया, और उन्होंने हम पर शासन किया. लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो बीज पनपती है, वो मैं हालांकि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश शासकों ने भी ये नहीं सोचा हुआ कि वो मतलब इतना लंबा हमारे पर शासन करेंगे, या फिर उनका लालच इतना बढ़ जाएगा कि वो हम पर रूल करेंगे. तो वो एक कहानी अलग है, उसके बारे में विस्तार से कहीं बाद में चर्चा करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, चीजों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आपने सुना होगा, 31 दिसंबर 1600 को स्टैब्लिश किया था. और बेसिकली ये कंपनी कुछ लंदन के कुछ कहा जाता है व्यापारियों ने मिलकर इस कंपनी को स्टैब्लिश किया, और इसके पीछे मकसद एक ही था कि व्यापार करना भारत से, भारत देश से, और उसका लाभ लेना. और आपको पता है कि किस तरीके से वो हमारे भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां पर जाके अच्छी पैकेजिंग करके उसे कई गुना दामों में बेचते थे. तो हालांकि ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस शासन का अंत इसी एक्ट के द्वारा हुआ था. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो 1857 क्रांति थी, उसके बाद कुछ ऐसे सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि अब ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब भारत पर शासन नहीं करेगी, और शासन डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में ट्रांसफर होगा, और उसका ब्रिटिश का जो है डायरेक्ट रूल इंडिया के ऊपर होगा.
ठीक है। हालांकि मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कारण थे जब हम बात करते हैं 1857 क्रांति के बाद। जब हम हालांकि दिमाग में केवल एक बात ही आती है कि जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना राइफल के अंतर्गत। उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण थे 1857 क्रांति के। और हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो तात्कालिक जो रीजंस रहे या जो कारण रहे कि भाई वहां पर मंगल पांडे नाम का सैनिक था, और जब उसने विद्रोह, कहते हैं ना, बंगाल के बैरकपुर छावनी से ये चिंगारी फूटी, विद्रोह की या क्रांति की चिंगारी फूटी। और उनकी स्ट्रेटेजी देख ली ब्रिटिश लोगों की, वो कितने दिमागदार थे। उन्होंने बेसिकली चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया। और हालांकि मैं फिर कहूंगा चर्बी और गाय वाले कारतूस का प्रयोग किया, तो वो दोनों धर्म को कहीं ना कहीं आहत पहुंचा रहे थे। और यू नो आपस में आपसी फूट पड़वा रहे थे। और फिर ये हुआ कि नहीं, हम उन कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो भी एक मेजर कारण था, रीजन था 1857 क्रांति का। लेकिन अगर मैं जैसे बोलूं, बहुत सारे सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे। तो उस चीज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 1857 क्रांति की, और उसके बाद मैं आऊंगा अपने टॉपिक पर। 1858 का जो एक्ट रहा, बेसिकली वो क्या था, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको 1857 क्रांति का बारे में पता नहीं हो, क्लियर चीजें नहीं होंगी, तो थोड़ा सा पहले मैं उसको ब्रीफ करना बेहतर समझता हूँ। उसको ब्रीफ करूंगा और फिर इसके बाद में 1858 का एक्ट देखेंगे हम लोग। तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और चीजों को थोड़ा समझेंगे, इसके मतलब फीचर्स क्या थे, इसके रीजंस क्या थे। अब 1857 क्रांति में आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी वगैरह की, उसकी जो यू नो आई वुड से दैट किस तरीके से वो ऐसा शासक रहा जिसने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र जो को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, गद्दी प्राप्त नहीं करने दी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने बहुत सुना होगा लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत। जब लॉर्ड डलहौजी को पढ़ते हैं तो वो रहा, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली की नीति देखें, हड़प नीति। उसने भी कितने प्रांतों को अपने अंदर अपने शासन में या उनपे आधिपत्य स्थापित किया था। फिर नाना साहब की पेंशन बंद होने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे बहुत सारे जो भारतीय थे। लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और लॉर्ड डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारत यू नो काफी आहत था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारतीय होकर भारतीय पर वो कब्जा कर रहे थे। हम पर राज कर रहे थे, और हम ही हमारे हमारी चीजों से हमें वंचित कर रहे थे, जो कि भारतीयों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और कुछ धार्मिक कारण मैं बताऊं, धार्मिक रूप से भी उन्होंने हमारे धार्मिक यू नो परंपराओं पर या जो चीजों पर उन्हें आहत पहुंचाया। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें जो विधवा विवाह को जो कहा था कि आपको पता ही होगा। हालांकि चीजें कहीं ना कहीं वो सही है, उस पॉइंट ऑफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस दौरान जो समाज में जो चीजें थी, जैसे सती प्रथा, ठीक है, प्रचलन था। तो अंग्रेज अगर नहीं होते, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगर बात करें, सती प्रथा को उन्होंने अंत कराया था। और आप एक बात बताइए कि मतलब किसी एक 10-12 साल की कन्या का विवाह अगर 50-60 साल के बुढ़े से हो जाए तो कौन पहले मरेगा, और फिर उसको सती किया जाना, जलती चिताओं पे जलाना, तो ये सब चीजें थी। हालांकि वो सही चीज थी, सही मायनों से थी, लेकिन फिर भी उस समय की बात कर रहा हूँ, कंटेम्प्रेरी अगर मैं बात करूँ, ड्यूरिंग द पीरियड की मैं बात करूँ, तो उनको लगा कि नहीं, ये हमारे साथ अहित कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं पर हमें ठेस पहुंचा रहे हैं। तो वो भी 1857 क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण रहा था। ठीक है। और साथ में सती प्रथा की बात अगर मैं बात करूं, तो जो यू नो ये जो चल रहा था आपका विधवा विवाह, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर छोटी बच्ची का विवाह किसी एक बुजुर्ग या एज्ड पर्सन से होता है, तो सीधी सी बात है, कौन पहले एक्सपायर होगा, तो सीधी सी बात है, उसका हस्बैंड या मैन पर्सन हु इज एज्ड, हु हैज गॉट, या हु इज 50-60 years old, और एक लड़की है जिससे शादी हो रही है, गेटिंग मैरिड विद दैट गाय, तो उसकी एज अगर 10-12 साल है, तो सीधी सी बात है, उसको पूरी जिंदगी इस तरीके से विधवा के रूप में रहना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये भी चीजें तो उन्होंने उसको रोका था। सती प्रथा के साथ साथ इसको भी कानून लेकर आए थे कि भाई इसको सपोर्ट किया जाए। तो उस समय लग रहा था भारतीयों को कि नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है, देहांत हो जाता है उसको, तो उसको सती प्रथा या सती हो जाना चाहिए, उसको विधवा का विवाह दोबारा नहीं होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से वो चाह रहे थे, सती प्रथा रहे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस समय समाज में व्याप्त थी। हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी रही थी ब्रिटिश के आगमन से, वो हम चर्चा करते ही हैं, क्योंकि जो रूढ़िवादिता है, जो हमारे अंधविश्वास है, उसको उसको उन्होंने बहुत ज्यादा, उस पर बहुत ज्यादा वर्क किया। और एक तरह से कहते हैं ना, किसी चीज का साइंटिफिक बेस, तो एक तरीके से वास्तविकता से परिचय कराया हमें, हमारी वास्तविकता से परिचय कराया, वो चीजें अच्छी थी। लेकिन चीजें फिर वही कहूंगा कि चाहे वो प्लास्टिक का यूज हो, चाहे बक्सर का यूज हो, किस तरीके से वो
अंदर एक खतरनाक स्ट्रेटेजी ले चल रहे थे। वो बादशाह के दरबार में जाते हैं, वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं और जाकर उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं और बाद में वो उन्हें गुलाम बना लेते हैं। तो ये सब चीजें भी रही थी जो 1857 क्रांति के प्रमुख कारण थे। साथ में ये आप जानते हैं कि जो सतारा तथा नागपुर की जो रियासतें थी वो अंग्रेजी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई और भारतीय जो शासक अंग्रेजों के शत्रु बन गए। और मैं कहना चाहूंगा जो 1857 क्रांति का मेजर जो है कारण बना, झांसी की रानी की बात हम कर रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उनको ये अनुमति नहीं दी गई कि वो दत्तक पुत्र को अपनी सियासत में बिठा सके, तो वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। तो ये सब कुछ राजनीतिक पहलू थे, कुछ कारण थे जिनके कारण 1857 क्रांति पनपी या 1857 क्रांति हुई। अब कुछ आर्थिक कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं कि जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो क्या आर्थिक कारण रहे होंगे। देखिए, अगर हम आर्थिक कारणों में 1857 क्रांति की बात करें और आर्थिक कारणों की चर्चा करें, तो सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनी माल सस्ता हो गया और जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु जो भारतीय माल है वो नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए। बहुत बड़ी आहत थी भारतीय व्यापार पर, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर हम 1857 क्रांति के कारण की बात करें। और अंग्रेजों की जो व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज की कुछ स्ट्रेटेजी थी, जो उनकी कुछ व्यापार नीति थी, यू नो उन्होंने भारत के व्यापार संघ के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जिससे उनके खिलाफ खड़ा होने पर, भारत को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मंजूर मजबूर कर दिया। भारत के माल पर अंग्रेज भारी कर वसूलने लगे, जिसके कारण जो भारतीय माल और महंगा हो गया और महंगा होता चला गया, तथा महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये आर्थिक स्थिति देखिए किस तरीके से अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, या मैं बोलूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने किस तरीके से भारत की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया। ठीक है। और भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया। ठीक है। अगर हम बात करें उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया, तो इसमें आप इस कारण को भी लिख सकते हो। 1857 क्रांति की अगर बात करें तो उसमें क्या मेजर आर्थिक या इकोनॉमिक कुछ रीजंस भी थे, कॉजेस भी थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हालांकि जो 1858 का एक्ट है इतना बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको हम एक सेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब तक 1857 क्रांति आप नहीं पढ़ेंगे, रिवोल्ट नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको 1858 की क्रांति समझ में नहीं आएगी। इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू पीपल। फर्स्ट वी नीड टू दी 1817 रिवोल्ट, व्हाट वाज इट, या व्हाट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड लेटर विल डिस्कस अबाउट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हालांकि ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि 1857 क्रांति क्या थी, उसके कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, उसके कुछ मेजर कॉजेस भी थे। अगर हम सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें, तो जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उनका अत्याचार राजनीतिक और आर्थिक तक सीमित नहीं रहा, समझिएगा। जो ब्रिटिश थे उनका जो अत्याचार था वो केवल राजनीतिक और आर्थिक कारण तक ही सीमित नहीं रहा। अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक रूप से भी भारतीय जनता पर अत्याचार करने लगे, प्रहार करने लगे, और ये भी एक मेजर कॉज था या रीजन था 1857 के रिवोल्ट का। समझ गया। और फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी बात करें, आपको पता ही है कि सबसे बड़ी मंशा क्या रही इनको, कि जो भारतवासियों को थोड़ा सा यू नो अगर मैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म के प्रति इन्होंने उसको मोड़ना या मोल्ड करना चाहा। भारतवासी जो थे, जो भारतीय जनता थी, उनको मैं कहना चाहूंगा जो ईसाई पादरी थे वो उनको लालच देकर ईसाई बना रहे थे, क्रिश्चियनिटी में उसको कन्वर्ट कर रहे थे लालच देकर, यू नो और जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि भारतीय जनता को ये लगा कि वो हमें हमारे धर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं और ईसाई धर्म में हमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ईसाई धर्म में हाँ, ईसाई धर्म में क्रिश्चियनिटी की तरफ मोल्ड कर रहे हैं। तो भारतीय धर्म, आपको पता है, भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन, जिससे भारत की पहचान है, भारतीय परंपरा, जब के वहां पर जो जनता, उनको ये लगा कि यार ये तो हमें एक ऐसे धर्म की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको कोई आ, हमारे धर्म से लेना देना नहीं है, तो फिर वो उनके खिलाफ हो गई। और इसका 1857 क्रांति का मेजर कारण था। फिर क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, आपको पता है, जैसे लॉर्ड मेकाले को पढ़ते हैं, वो यहां तक कहता था कि मैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा केवल इसलिए देना चाहता हूँ, अंग्रेजी पद्धति केवल इसलिए प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, उसको केवल इसलिए चाहता हूँ अंग्रेजी भाषा का, सॉरी, भारतीय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखे, ताकि मैं इन्हें कलर्क बना सकूं। ठीक है। ये भारतीय कलर्क कहलाए जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हो। अब ऐसी थिंकिंग, ऐसी मंशा, सॉरी, लेकर लॉर्ड मकाले मकाले आया
तो इससे भी यानी कि अंग्रेजी भाषा के इस तरह से जो प्रचार प्रसार करने लगे भारतवासियों को बहुत ज्यादा उनके बीच में असंतोष उत्पन्न हो गया। समझ रहे हो? यानी कि अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा, नो, या ब्रिटिश भाषा के द्वारा भारतीय भाषा पर प्रहार भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। इसके बाद देखिएगा, अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनने तक सीमित नहीं रहा। समझ गए? अंग्रेजों को जो कर रहे थे, अत्याचार अत्याचार कर रहे थे भारतीय जनता पर, तो ईसाई बनाने तक वो सीमित नहीं रहे, बल्कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करने लगे, जिससे भारतीय बहुत ज्यादा क्रोधित हुए, उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ। अब आपको पता ही है, जब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये किस तरह से भारतीय धर्म ग्रंथों का उपहास करते थे या किस तरह से उनका मजाक बनाते थे, और भारतीय धर्म जो आस्था है हमारी भारतीयों की, उसको किस तरह से उन्होंने ठेस पहुंचाया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा। अगर मैं धार्मिक और इसको इंक्लूड कीजिएगा धार्मिक कारणों में बच्चों, जब आप इसको मेंशन करें 1857 क्रांति के अगर कॉजेस पूछे जाए तो इसको प्लीज जरूर इंक्लूड कीजिएगा। नाउ अगर मैं बात करूं जो कुछ सैन्यकरण की हम बात कर लेते हैं, तो हाँ, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, सैन्यकरण के अंतर्गत बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मेरठ से 1857 क्रांति प्रारंभ हुई थी, है ना, मेरठ से। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसकी जो चिंगारी जो फूटी थी वो बंगाल के बैरकपुर से फूटी थी। वहां पर एक छावनी थी बैरकपुर, और वहां से फूटी थी। और अभी मैंने आपको बताया, जहां तक सैन्यकरण का सवाल है, कि जो जिस राइफल में वो कारतूस का प्रयोग करते थे वो सूअर और गाय की चर्बी से बना होती थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों धर्म के उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, दोनों धर्म को आहत किया, दोनों धर्म की आहत को, सॉरी, दोनों धर्म की विश्वास को, दोनों धर्म के प्रति आस्था को ठेस पहुंचाया, जो कि बिल्कुल भी भारतीय उसको आई वुड से दैट एक्सेप्ट नहीं कर सके, और उन्होंने 1870 क्रांति को सपोर्ट किया। या 1857 क्रांति का एक बहुत अहम मुद्दा था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है भारतीय सैनिक था, उनके पास बहुत, उनके उनके साथ बहुत बड़े स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव, इवन पोशाकों में, खाने में, पीने में, भारतीय संस्कृति सभ्यता पर प्रहार, उनका उपहास बनाना, हिंदू सैनिकों को इंफीरियर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना। तो ये जब चीजें थी, हालांकि वो ब्रिटिश शासक पहले से भारतीयों को अपने समझते थे कि पहली बात तो उन्होंने भारतीय की जो धर्म है, जो भारतीय संस्कृति है, उन्होंने बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं किया उसको, बल्कि उनको हमेशा एक आई वुड से एक हे दृष्टि से देखा कि, और मजाक बना, उपहास बनाया। तो अब किसी के घर में आकर आप उसके संस्कृति का, धर्म का उपहास बनाओगे, तो सीधी सी बात है, इट विल लीड टू द रिवोल्ट, इजंट इट। और कुछ तात्कालिक कारण हम पढ़ लेते हैं। तात्कालिक कारण में फिर से वही कारण आएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि 1857 क्रांति के पीछे कभी कभी ये भी आता है कि जो इमीडिएट या उस समय के जो कंटेम्प्रेरी कारण थे, या रीजन थे, या कॉजेस थे, वो क्या थे। तो तात्कालिक काल में आपको पता ही है कि यू नो सीधी सी बात है, जो कारतूस थे ना, वो उनको मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, उनको मुंह से काटना पड़ता था, और इनका एक गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। अब बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसमें से एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, उनको तो हम आज भी याद करते हैं। और उन्होंने मतलब क्रोध में आकर, गुस्से में आकर एक अंग्रेज की हत्या तक कर दी, उसे उन्होंने फांसी पर लटकाया भी गया था, आप जानते हैं। इससे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना फैल गई, और फिर वो 1857 का एक बहुत आई वुड से एक मेजर कारण बना। और इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है कि एक ब्रीफ आइडिया देने की, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इन टू लेक्चर्स, अदरवाइज इट विल बिकम मैसी। और किस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि क्या इसके मेजर कॉजेस थे, क्योंकि हम 1858 we are going to discuss about the Government of India Act 1858. तो फर्स्ट वी आर सपोज टू नो व्हाट वाज द 1857 रिवोल्ट, क्योंकि ये 1800 या 1858 का जो एक्ट है उसी के बाद आया। और सीधी सी बात है बच्चों, ये जो 1857 की जो क्रांति रही, ये केवल एक जगह ही नहीं रही, बल्कि मेरठ में, कानपुर में, झांसी में, राजस्थान, अवध वगैरह, दिल्ली वगैरह में बहादुर शाह जफर इसको लीड करते थे, और रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही है झांसी से कर रहे थे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी रणनीति तैयार की गई। बस थोड़ी सी एक कह लीजिए लूप होल्स कह लीजिए, कोई कमजोरी रहेगी कि प्रॉपर में उनकी एक स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई, विचारों में मतभेद हो गया। आक्रमण किस दिन शुरू होता था, किस दिन पहले हो गया, एक प्रॉपर वे में वो लोग पहल नहीं कर पाए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, अडॉप्ट नहीं कर पाए। और उसमें बहुत ज्यादा कह लीजिएगा क्या बोलूं उसमें, आई वुड से दैट इट वाज नॉट, आई वुड से, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, ये कहना चाहूंगा। और बिकॉज ऑफ दैट
और वो सफल नहीं हो पाए अपने क्रांति में। और हालांकि इसके बहुत बड़े अब मैं चर्चा करूंगा, इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज रहे। किसके 18 सितंबर क्रांति के बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज रहे। अब इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज से आपको मैं बताऊं, हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस रहे। आप सीधी सी बात है, हालांकि फिर वही कहूंगा, भारतीय अपनी मंशाओं पर सफल नहीं हो पाए, स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, बड़ा विद्रोह था, आक्रमण किया, बट सीधी सी बात है, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार को झटका लगा, है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ इस संग्राम के बाद। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज रहे, जो उसके परिणाम रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश या ब्रिटिश शासकों को ये थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए सीख दी, लेसन दिया कि अब हमें क्या नई रणनीति बनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। उसी में से एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि फर्स्ट आई गो थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो सबसे बड़ी बात, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी लंबे समय से, उसका शासन समाप्त हो गया। जानिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 से 31 दिसंबर 1600 में स्टैब्लिश हुई, और जो इतने लंबे समय से भारत पे रूल, भारत में शासन कर रही थी, उसका जो अंत हुआ वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ? तो प्लीज रिमेंबर, कीप दिस थिंग इन माइंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, और भारत का शासन सीधे इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गया। समझ गए आप? ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको डील करने लगे, कोई बीच में मेडिएटर नहीं रहा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी थी, लग रहा था कंपनी के कुछ शासक अपने पर्पस को पूरा करने के लिए यू नो कंपनी से भी कई बार कह लीजिएगा कि चीट कर रहे थे, और पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी खुद के फायदे के लिए, और खुद पूरी रिपोर्ट नहीं उनको देना और पहुंचाना, और अपने फायदे के लिए बहुत बहुत रिच हो गए थे वहां काम करने वाले, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था ये। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि अब ये बीच का मीडिएटर या शासन खत्म होना चाहिए, इसको डायरेक्ट कंट्रोल में ले जाना चाहिए। और फिर उससे क्या होगी, भारत का शासन, ये जो भारत की जो गवर्नेंस है, सीधे इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गई। भारत में मुगल सत्ता का अंत हुआ, पता ही है आपको। भारत में जो मुगल साम्राज्य है, उसका पतन हो गया। हालांकि फिर वही कहूंगा, जब ब्रिटिश आए थे और जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी थी, तो वो जहांगीर के दरबार में, या मैं कहूं कि बहादुर शाह के पास भी वो यही मतलब एक कह लीजिएगा कि निमंत्रण या प्रपोजल लेके गए थे कि हम केवल व्यापार करेंगे, हमें व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर आने की अनुमति दे दीजिएगा। उनकी मंशाओं को हम भारतीय भी नहीं जानते थे, लेकिन बाद में किस तरह से उन्होंने राजनीतिक पैर पसारने चालू किए, और धीरे 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 शुरुआत इसकी पलासी के युद्ध से हुई, बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि, और धीरे 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 करके एक छत्र राज्य स्थापित करने लगे, और अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटेजीज को हम पे इंप्लीमेंट करने लगे, विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। भारतीय शासकों के दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई। देखिए कितनी बड़ी बात हुई, जो 1857 का मैं बात कर रहा था, जो इंग्लैंड सॉरी जो रिवोल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, अब क्या हुआ, जो भारतीय शासक है, अगर उनकी खुद की संतान नहीं है तो अडॉप्ट कर सकते हैं, यू नो और इस चीज की अनुमति, हालांकि जब मैं फिर कहूंगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, जो जहां रानी की लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, उनको उनके पुत्र को अपनाने गद्दी या राज देने की अनुमति नहीं दी गई। तो लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं हुआ, अब भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। फिर अंग्रेजों ने भारत के देशी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने से मना कर दिया। भारतीय जो थे, सॉरी अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या किया कि भारत के देशी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने से मना कर दिया। फिर एक और चीज देखा गया, कॉन्सिक्वेंस की हम बात करें कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब भारत में जो गवर्नर जनरल था, वो वायसराय के नाम से जानने लगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि किस एक्ट के बाद भारतीय गवर्नर जनरल को भारतीय वायसराय की संज्ञा दी गई? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ये कब हुआ था? 1857 क्रांति के बाद। ठीक है, अब 1 नवंबर या 1 नवंबर ऑफ 1858 ईस्वी को विक्टोरिया द्वारा सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई। समझिएगा, उन्होंने क्या बोला, यानी कि 1858 ईस्वी को विक्टोरिया द्वारा सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाएगी, किसी सिफारिश पे, क्योंकि उस समय क्या होता था, ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनीज में लोग नौकरी करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सिफारिश लेके आते थे, रिकमेंडेशन लेके आते थे, और नौकरी प्राप्त करते थे, बट ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि अब एक एग्जाम्स होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटी और एबिलिटीज कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड। दूसरी बात क्या है, अंग्रेजों की मंशा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर से फूट डालो राजनीति की राज करो की नीति अपना ली। फूट डालो और राज करो, ठीक है। सामंत वर्ग की शक्ति को खत्म करने की नीति अपनाई गई।
अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ, ये अहम पॉइंट है। सीधी सी बात है, लॉर्ड मैकाले की मंशा अंग्रेजी बनाइए, अंग्रेजी कलट उत्पन्न कीजिए ताकि हम और अच्छे से शासन कर पाए। ठीक है। और हालांकि थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसके बेसिकली असफलता की बात करें, बाय द आई वुड से दैट 1857 रिवोल्ट would have been successful revolt in Indian history, though it was a very, I would say, renowned, I would say, revolt. And as far as our Indian history is concerned, हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन इतनी मेहनत मंशा के बाद भी ये सफल नहीं हो पाया। तो कुछ उसके कारण, असफलता के कारण भी थे, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, ऐसा बोला जाता है जो 18 क्रांति थी उसको किसी और तय समय पे होना था, तय समय सीमा पे होना था, लेकिन वो कुछ समय पहले ही हो गई। यानी कि एक रणनीति तैयार नहीं हुई, हम किसी चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मिस कम्युनिकेशन कह लीजिए, कुछ कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए, उसके उसके अभाव में, प्रॉपर कम्युनिकेशन के अभाव में ये तय समय से या निर्धारित कोई डेट थी, जो भी रही होगी, उससे पहले ये स्टार्ट हो गई। फिर दिल्ली में सीधी सी बात है, बहादुर शाह जफर की स्थिति आप जानते हो, यूनिटी का खंडित हो गया, साधनों रिसोर्स का अभाव हुआ, शासक जो थे वो भी प्रॉपर कॉपरेशन नहीं करते थे, और जो अंग्रेजी रियासत थी उनके शासकों के सहयोग से पूरा निरंतर काम करना, जो अंग्रेजी तो ब्रिटिश बड़े चालू थे, वो उनकी जो अंग्रेजों का जो रियासती शासकों के सहयोग से उन्होंने फिर से अपने नियंत्रण को बढ़ाया, अपने हमारे पर कंट्रोल किया, रूल को और थोड़ा सा यू नो स्ट्रांग बनाया, शासन करने को और थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया और अपने राज्यों का विस्तार किया। और उन्होंने थोड़ा सा आगे स्ट्रेटेजी लेकर आए के लिए दिमाग से खेले, जैसे होता है ना भारतीय जो दिल से खेलते हैं, दिमाग से खेले वो लोग बड़े, आई वुड से दैट उनकी जो मंशा थी वो हम भारतीय भी नहीं भाप पाए थे कि वो जो व्यापार के लिए आ रहे हैं, ब्रिटिश मसालों के व्यापार के लिए, किसी भी व्यापार के लिए, सूती कपड़ों के लिए आ रहे हैं और आगे वो हम पे रूल करेंगे और हमें गुलाम बनाकर हम पे फिर राज करेंगे, तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस तरीके से इन टुडेज लेसन मैंने वही चीज बोला कि थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए था कि 18 क्रांति क्या है, तभी आपको 1858 क्रांति के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ आई हैव ब्रीफ्ड एज फार एज 1857 रिवोल्ट इज कंसर्न, आई हैव मेड इट द कंसेप्ट वेरी मच क्लियर फॉर यू। व्हाट वाज द, कह लीजिएगा, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, या 1857 क्रांति क्या थी, क्यों थी, कॉजेस क्या थे, कारण क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, और क्यों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, और इसके आने से और कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन आया, क्या शासन में परिवर्तन आया, क्या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे खत्म हुई, कैसे शासन डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत चला गया, यू नो। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया में जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय कहने लगा। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस भी हुए, हम उसको देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज आई कंटिन्यू द सेम सेशन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, which is the Government of India Act 1858. As I told you earlier, as I shared the thing which with you, okay, if I'll go through the entire contents in the same year within the same lecture, so it will become messy or your interest level will come down. So in my next lecture, I'll be continuing the same topic. I mean to say that the Government of Indian Act 1858, in which I'll discuss about 1858 Act in details, and I'll also discuss about the main features and I would say consequences and causes of 1858 Indian Government Act. So till then, I would say that please, keep studying, keep doing hard work, and thank you very much for being valuable part of today's show. I would say that thank you all. Thank you very much. See you in my next session. Till then, have a nice day. Bye bye. Thank you very much. Shukriya. Pranam.